सीड जर्मिनेशन पढ़ा था लास्ट टाइम हमने, 3 टाइप का होता है, एक तो एपीजियल, एक हाइपोजियल और एक विविपैरिटी पढ़ते हैं ना। एपीजियल में तो क्या था, किसकी ग्रोथ होगी, हाइपोकोटाइल की। हाइपोकोटाइल की ग्रोथ हुई इसीलिए सीड सॉइल से बाहर आ गया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, जिसमें ग्रोथ हुई थी एपिकोटाइल की, जिसकी वजह से सीड जमीन में ही रह जाता है और सॉइल से बाहर नहीं आ पाता है ना। उसके बाद हमने देखना विविपैरिटी। ये विविपैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जो सीड जर्मिनेशन है वो कॉमन होता है मैंग्रोव ट्रीज के अंदर। किसके अंदर, मैंग्रोव ट्रीज या मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर ये कॉमन होता है। और मैंग्रोव प्लांट का एग्जांपल है राइजोफोरा। अब इस टाइप में क्या होगा कि सीड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट जर्मिनेटिंग सून आफ्टर मैच्योरेशन। जैसे ही मैच्योरेशन होता है तुरंत सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैच्योरेशन होगा तुरंत सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, डोरमेंसी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब जर्मिनेशन के दौरान इस सीड को न्यूट्रिशन कौन देगा, मदर प्लांट। न्यूट्रिशन कौन देगा इसको, मदर प्लांट ही देगा न्यूट्रिशन। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड, अब सीड का जर्मिनेशन हो गया तो उसका वेट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने की वजह से वो नीचे गिर जाएगा और जैसे ही नीचे गिरेगा, मतलब फ्रूट है ना, फ्रूट के अंदर था सीड, तो वेट बढ़ने की वजह से वो फ्रूट से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये था विविपैरिटी। विविपैरिटी का मतलब क्या है, जैसे हम विविपैरस पढ़ते हैं, विविपैरस जैसे हम मैमल्स हैं तो हमारी ग्रोथ मदर के वूम में ही होती है ना। इसी तरीके से यहाँ पे सीड जो है वो जर्मिनेट बाद में नहीं हुआ, प्लांट के ऊपर ही हो गया, मदर प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट हो गया। इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं विविपैरिटी। किसके अंदर देखने को मिलेगी, राइजोफोरा। किसमें, राइजोफोरा में। और राइजोफोरा है एक मैंग्रोव प्लांट। कैसा प्लांट, मैंग्रोव प्लांट। अगर वो नीचे आ जाता, क्यों हुआ ऐसा, अगर वो सीड नीचे गिर जाता तो उसके जर्मिनेशन के लिए अच्छी कंडीशंस नहीं थी, है ना, बहुत सॉल्ट रिच कंडीशंस थी, नीचे आता तो जर्मिनेट नहीं हो पाता, इसीलिए उसके अंदर हुई विविपैरिटी। जो राइजोफोरा के सीड हैं ये डोरमेंसी में नहीं जाते, मदर प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और मतलब नया प्लांट बनाना शुरू कर देते हैं और फिर वेट बढ़ेगा तो सीड नीचे गिर जाएगा। ये विविपैरिटी है। अब बात करते हैं फ्रूट की। देखो हम क्या क्या बना चुके हैं, शुरू में पीईसी से बनाया था एंडोस्पर्म, है ना, फिर हमने ओव्यूल से बनाया सीड, ओव्यूल से बनाया सीड, जाइगोट से बनाया एम्ब्रियो, जाइगोट से बनाया एम्ब्रियो। अब ओवरी से बनाएंगे फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, फ्रूट में। अब 3 टाइप के फ्रूट है हमारे पास, पढ़ चुके ना एनसीईआरटी में। ट्रू फ्रूट होंगे, फॉल्स फ्रूट होंगे और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होंगे। ट्रू फ्रूट तो वो फ्रूट जो ओवरी से बनते हैं, है ना। उसके बाद ट्रू फ्रूट में भी हमने देखे थे फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट, है ना। फ्लैशी फ्रूट तो जैसे ऑरेंज और गवावा, ऑरेंज और गवावा। और ड्राई फ्रूट में था कैशू। ड्राई फ्रूट में ग्राउंडनट। ड्राई फ्रूट में क्या था, ग्राउंडनट था, है ना। अगर हम बात करें, एक हमने देखे थे फॉल्स फ्रूट। क्या देखे थे, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, ऐसे फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है इन फ्रूट फॉर्मेशन। एग्जांपल था एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैशू और स्ट्रॉबेरी। देखो फॉल्स फ्रूट में क्या है कि जो फ्रूट डेवलप होगा वो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होगा। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या था कि फ्रूट डेवलप हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। एग्जांपल क्या था, बनाना। क्या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में सीड होते हैं, नहीं होते। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। किसका, फिकस नहीं, फिकस में हमने ये देखा था, सिर्फ इतना देखा था कि देखो कितना छोटा सा सीड है और उसने कितना बड़ा ट्री बना दिया, बस ये देखो। ये कहां है फिकस आया तो था कि बहुत छोटा सा सीड है और कितना बड़ा पेड़ बना दिया उस छोटे से सीड में, बस इतना चलता है। उसके बाद एक वो देखा था फिर हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन, इसी के डायरेक्ट बात है इसलिए मुझे। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में देखो, पार्थिनोकार्पी इज नॉट सिमिलर टू पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस होता है एनिमल्स में, पार्थिनोजेनेसिस किस में होगा, एनिमल्स में। सुना तुम लोगों ने, बीज में होता है, ड्रोन्स के अंदर। पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में होता है और पार्थिनोकार्पी होता है प्लांट्स में, लेकिन ये सेम नहीं है। अच्छा, एनिमल्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस जिसमें क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी में एम्ब्रियो बनता ही नहीं है।
पार्थिनोकार्पी में एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। तो पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस आर डिफरेंट, है ना, नॉट सेम, दीज आर नॉट सेम। क्यों? क्योंकि वैसे तो पार्थिनोजेनेसिस भी हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन, लेकिन वहां पे बनता है एम्ब्रियो, लेकिन पार्थिनोकार्पी में एम्ब्रियो नहीं बनता। अब प्लांट्स के अंदर जैसे एनिमल्स में पार्थिनोजेनेसिस होता है, वैसे प्लांट्स में होता है एपोमिक्सिस। क्या होता है? एपोमिक्सिस। तो हमारे पास दो टर्म है, तीन है एक्चुअली। एक तो है पार्थिनोजेनेसिस, एक तो है पार्थिनोजेनेसिस, एक है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, और एक है हमारे पास एपोमिक्सिस, एक है एपोमिक्सिस। देखो वो तो तीनों रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो तो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट ये है एनिमल्स में और ये दोनों है प्लांट्स में, ठीक है। बट पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस आर नॉट सेम, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें बनता है एम्ब्रियो और इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता। लेकिन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोजेनेसिस आर सेम, है ना, दीज आर सिमिलर, पर ये होगा एनिमल्स में और ये होगा प्लांट्स में। पार्थिनोकार्पी जो है ये नेचुरल भी हो सकती है और इंड्यूस भी हो सकती है। जैसे बनाना एक नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है या इंड्यूस्ड? नेचुरल। बनाना इज ए नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सर्टेन हार्मोन्स जो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं वो है ऑक्सिन और जिबरेलिन, ठीक है। तो अगर हमें बाहर से पार्थिनोकार्पी करानी तो कौन सा हार्मोन डालेंगे? ऑक्सिन और जिबरेलिन डालेंगे, ठीक है। अब पार्थिनोकार्पी जो है उससे हमें बहुत फायदा होता है। क्यों? पहला तो जो सीड हमें इरिटेट करते हैं वो सीड नहीं देखने को मिलते, क्योंकि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स। दूसरा, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट इन द इंडस्ट्री रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ द सीड। अगर प्रोसेसिंग करनी है इंडस्ट्रीज के अंदर तो वहां पे सीड हमें हटाने पड़ते, तो कितना काम ये बच गया, है ना। तीसरा क्या है कि सीडलेस फ्रूट जो है उन्हें हम ग्रो कर सकते ग्रीन हाउसेस में, वेयर पॉलिनेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में भी हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को ग्रो करा सकते हैं और वहां पे फिर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, है ना। अब पढ़ेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ सीड या इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। या तो सीड बनाएंगे या एक इंडिविजुअल बनाएंगे बिना फर्टिलाइजेशन के, उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सब्स्टिट्यूट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या है? एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये हमें किस किस में देखने को मिलेगा? इन द फैमिलीज एस्ट्रेसी एंड ग्रास फैमिली। दो फैमिली है, एक तो एस्ट्रेसी और एक ग्रास फैमिली। एपोमिक्सिस किस में देखने को मिलता है? एस्ट्रेसी फैमिली में और एक ग्रास फैमिली में, ठीक है। अब एपोमिक्सिस जो है इट्स सिमिलर टू पार्थिनोजेनेसिस इन एनिमल्स। जैसे एनिमल्स में पार्थिनोजेनेसिस होता है, ऐसे प्लांट्स में होगा एपोमिक्सिस। All the individuals formed by apomixis are clones and each member is called gamete। मन करे तो ध्यान रख लेना, जैसे एपोमिक्सिस से दो हमें सीड मिले या दो इंडिविजुअल मिले तो ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। और हर एक जो मेंबर है उस मेंबर को हमने नाम क्या दिया? गैमेट। मेंबर को क्या नाम दिया? गैमेट, ठीक है। अब एपोमिक्सिस की टाइप देखते हैं। देखो एपोमिक्सिस का पहला टाइप है नॉन रिकरेंट। क्या है? नॉन रिकरेंट। क्या है? नॉन रिकरेंट। अब नॉन रिकरेंट को हम बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ये वाला बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होगा? जो हैप्लॉइड एग है वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के। ये था हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो हमें मिला मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है? हैप्लॉइड गैमेट है ना। अब ये डायरेक्ट हैप्लॉइड है, ये डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया? एम्ब्रियो में। डायरेक्टली चेंज हो गया एम्ब्रियो में, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एपोमिक्सिस कौन सा है? नॉन रिकरेंट। क्या है? नॉन रिकरेंट। क्या इसको हम पार्थिनोकार्पी बोल सकते हैं? क्योंकि पार्थिनोकार्पी में एम्ब्रियो नहीं बना। फिर बात करेंगे रिकरेंट पार्थिनोजेनेसिस की। इसका एक और नाम है एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी। क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी। रिकरेंट पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा? इसको बोलते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। अब डिप्लॉयड एग बदलेगा एम्ब्रियो में, यहाँ पे बदलेगा डिप्लॉयड एग एम्ब्रियो में। यहाँ पे दो तरीके, एक तो है डिप्लोस्पोरी, एक एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होगा? मेगास्पोर मदर
सेल चेंज हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। और एपोस्पोरी में क्या होगा कि दूसरे जो डिप्लॉइड सेल है जैसे न्यूसेलस है या फिर सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट है वो बना देते हैं नया इंडिविजुअल। ठीक है, पूरा करूंगी इसको समराइज। अब ये देखो ध्यान तुम्हें क्या रखना है, टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस। क्या है एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस में हम नया सीड बना रहे बिना फर्टिलाइजेशन, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन। अब जैसे एनिमल्स में होता है पार्थिनोजेनेसिस वैसे ही प्लांट्स में होता है एपोमिक्सिस। अब ये एपोमिक्सिस किस में होगा? एक तो एस्ट्रेसी फैमिली में और एक ग्रास फैमिली में। अब ये जो एपोमिक्सिस है ये है दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक नॉन रिकरेंट और एक रिकरेंट। एक नॉन रिकरेंट और एक रिकरेंट। इसको बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसको बोलेंगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। अब देखो इनमें से कॉमन कौन सा है? रिकरेंट। कॉमन है रिकरेंट। अब नॉन रिकरेंट के नाम से पता चल रहा है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है। क्या है? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो शुरू में तो हमारे पास क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n। इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस हुआ तो यहाँ से हमें मिलेगा मेगास्पोर। क्या मिलेगा? मेगास्पोर। मेगास्पोर की प्लॉइडी मेगास्पोर की प्लॉइडी। अब ये मेगास्पोर बिना फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। चेंज हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। एक हैप्लॉइड सेल चेंज हुआ है ना एम्ब्रियो में, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिकरेंट या हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। नॉन रिकरेंट या हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। पर ये ज्यादा कॉमन नहीं है। दूसरा टाइप है कौन सा? रिकरेंट। दूसरा है रिकरेंट या एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनेसिस। रिकरेंट पार्थिनोजेनेसिस या एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनेसिस या इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। अब ये रिकरेंट वाला दो टाइप का ये पूछ सकता है। एक तो डिप्लोस्पोरी और एक एपोस्पोरी। क्या होगा? एक तो डिप्लोस्पोरी और एक एपोस्पोरी। अब इसका नाम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है तो सेल तो हमें सिर्फ कौन से लेने हैं? 2n वाले डिप्लॉइड लेने, चाहे डिप्लोस्पोरी हो चाहे एपोस्पोरी हो। अगर डिप्लोस्पोरी है तो एम्ब्रियो बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n। अगर ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहा है तो इसको बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी क्या है? डिप्लोस्पोरी रिकरेंट पार्थिनोजेनेसिस का या रिकरेंट एपोमिक्सिस का एक टाइप है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली बना देता है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये है डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होगा कि एम्ब्रियो मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बनेगा, किसी और डिप्लॉइड सेल से बनेगा। कोई और डिप्लॉइड सेल क्या हो सकता है? जैसे न्यूसेलस। क्या हो सकता है? न्यूसेलस या सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट। न्यूसेलस या सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट। इनकी प्लॉइडी भी है 2n। तो ये डायरेक्टली बना देंगे एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा पोली एम्ब्रियोनी। क्या है टॉपिक? पोली एम्ब्रियोनी। नाम से पता चल रहा है एम्ब्रियो का नंबर एक से ज्यादा होगा। तो पोली एम्ब्रियोनी मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहा है एक सिंगल सीड के अंदर तो उसको बोलते हैं ट्रू पोली एम्ब्रियोनी। और अगर if different embryo is formed in different seed of a fruit it is called as false poly embryony। क्या हुआ? ये हमें मिलेगा सिट्रस प्लांट में। किसमें मिलेगा? सिट्रस प्लांट। देखो हमारे पास है एक ओवरी, ओवरी के अंदर है एक ओव्यूल, ओवरी के अंदर है एक ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर ही बनता है एम्ब्रियो। ओव्यूल के अंदर ही बनता है एम्ब्रियो। ओव्यूल आगे जाके चेंज हो जाएगा इनटू सीड। ओव्यूल आगे जाके चेंज हो जाएगा इनटू सीड। अगर इस एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं तो कंडीशन होगी ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। कौन सी पॉली एम्ब्रियोनी? ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये एक फ्रूट है तुम्हारा, इसमें अलग अलग सीड हैं और अलग अलग सीड के अंदर अलग अलग एम्ब्रियो अगर बन रहे हैं तो उसको बोलेंगे
फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी, उसको बोलेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये हमें किस में देखने को मिलता है? सिट्रस प्लांट। किसमें देखने को मिलता है? सिट्रस प्लांट। का मतलब कि एक सीड बहुत सारे, एक सीड है, उस एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, तो बेसिकली एक सीड से बहुत सारे प्लांट्स बन गए। मतलब ये कह रहे हो कि हर एक एम्ब्रियो बनाएगा आगे। हाँ बिल्कुल। अब एक सीड है तुम्हारे पास, अगर एक सीड में कई सारे एम्ब्रियो बन गए तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। एक ओवरी थी, उस ओवरी में हमें पता है अलग अलग हो सकते हैं, लोक्यूल हो सकते हैं, हर एक लोक्यूल में अपना अपना ओव्यूल होगा। अब अपने अपने ओव्यूल में अगर अलग अलग एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी हमें किस में देखने को मिलेगी? सिट्रस प्लांट में। सिट्रस प्लांट हाँ मैंगो भी दे रखा है इसमें एनसीईआरटी हाँ है, एनसीईआरटी में भी है ये टॉपिक। देखो अब सिट्रस प्लांट कौन से होते हैं, जैसे सुनते हो तुम ज्यादातर? ऑरेंज है ना। सिट्रस प्लांट क्या है? ऑरेंज। तो पॉलीएम्ब्रियोनी जो है इसको सबसे पहले लिवन ने डिस्कवर किया था ऑरेंज के अंदर। किसके अंदर? ऑरेंज के अंदर, जो कि एक सिट्रस प्लांट है ना। अब पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। फर्स्ट टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। कौन सी है? मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें क्या होगा? In this type, more than one pollen tube carrying more than 2 gametes enter into the ovule. पोलन ट्यूब आई और उसके पास गैमेट का नंबर 2 से ज्यादा है। अब वो ओव्यूल में एंटर किया और उसने फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइजेस विद एंटीपोडल सेल सिनर्जिड्स इन एडिशन टू एग सेल। पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब के पास गैमेट्स का नंबर 2 से ज्यादा था। जनरली गैमेट्स किसके साथ फ्यूज करते हैं? एग सेल। किसके साथ? एग सेल के साथ, तभी जाइगोट बनता है। एंट्री तो सिनर्जी के थ्रू है। एंट्री होते हैं, पर फ्यूज किसके साथ करते हैं? फ्यूजन किसके साथ होगा? एग सेल के साथ। पर यहाँ पे गैमेट्स का नंबर 2 से ज्यादा था एक तो, और एग सेल के साथ साथ वो फ्यूज कर गया एंटीपोडल सेल के साथ भी और सिनर्जिड के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो बने वो ज्यादा। ठीक है, तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी कौन सी थी? मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट टाइप की है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ पे क्या होगा कि जो जाइगोट है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पार्ट में और हर एक पार्ट बना देता है एक नया एम्ब्रियो। ये है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या है कि जाइगोट तो एक ही बना, पर वो जाइगोट जब डिवाइड हुआ तो हर एक पार्ट ने बना दिया एक नया एम्ब्रियो। ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। फिर आता है थर्ड टाइप स्पोरोफिटिक बडिंग। इसमें क्या होगा? सर्टेन सेल्स लाइक न्यूसेलस cells of integument transform into embryo and later on enter into embryo cell. अगर न्यूसेलस के सेल या इंटेगुमेंट के सेल ये एम्ब्रियो बना रहे हैं तो फिर उसको बोलेंगे स्पोरोफिटिक बडिंग। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिटिक बडिंग। तो पॉलीएम्ब्रियोनी कितने टाइप की बताई? 3 टाइप की। पहली मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, दूसरी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी और तीसरी स्पोरोफिटिक बडिंग। तीसरी है स्पोरोफिटिक बडिंग। अब nowadays hybrid seeds are used at very large scale because these seeds are highly productive. Production of such seeds is very costly and one of the major disadvantage of such seed is that once they are sown in the field, hybrid characters get segregated. Therefore, such seeds has to be produced every year. Research are going on to develop hybrid characters in apomictic seed. In such case, segregation would not occur and it will prove to be useful. अब एपोमिक्सिस का यूज क्या है? देखो, हम बना रहे थे हाइब्रिड प्लांट। क्या बना रहे थे? हाइब्रिड प्लांट। मतलब सुपीरियर वैरायटी बना रहे थे हम, इस प्लांट का भी अच्छा वाला कैरेक्टर ले लिया, इसका भी, है ना, और फिर उसको खेत में उगा दिया। पर क्या था कि जब वो कैरेक्टर उसकी प्रोजेनी में जाते थे ना तो वो अलग अलग हो जाते थे। ठीक है, यानी जो हमने बनाया था वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा था। एक बार उगाया और वो खत्म। एक तो इनको बनाना इतना मुश्किल, हाइब्रिड सीड्स को इतना महंगा, और उसके बाद एक ही बार उगा सकते थे, उसके बाद प्रोडक्शन दोबारा करना पड़ता था, हाइब्रिड सीड दोबारा बनाने पड़ते थे। तो इसीलिए हमने यूज में लिया एपोमिक्सिस को। किसको यूज में लिया? एपोमिक्सिस को यूज में लिया। इससे अगर हमने एक बार ऐसा कैरेक्टर बना दिया तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहेगा। तो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एपोमिक्सिस का यूज क्या है कि यहाँ पे हाइब्रिड कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा। सेग्रीगेशन नहीं होगा, ये जनरेशन टू जनरेशन जाते रहेंगे। जैसे पहले हो रहा था वैसे अब नहीं होगा। तो ये एपोमिक्सिस का यूज है। अब एनसीईआरटी से देखते हैं। पोस्ट कर देते हैं। देखो टॉपिक क्या है हमारे पास? एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ऑल द सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सीड। क्या होते हैं? सीड। A few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization. तो जो Asteraceae फैमिली है और जो ग्रास फैमिली है उनमें सीड बन जाता है बिना fertilization और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है। What is fruit production without fertilization called? अगर हम बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना रहे हैं तो प्रोसेस हो गया एपोमिक्सिस। अगर हम बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना रहे हैं तो प्रोसेस एपोमिक्सिस। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना रहे हैं तो पार्थिनोकार्पी होगा, पार्थिनोकार्पी। ठीक है। अब व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। Thus apomixis is a form of asexual reproduction. एपोमिक्सिस किसका फॉर्म है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, लेकिन ये मिमिक करता है, किसको मिमिक करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट भी है सीड और एपोमिक्सिस का प्रोडक्ट भी है सीड। तो ये एपोमिक्सिस है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। There are several ways of development of apomictic seeds. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम बना सकते हैं apomictic seed. In some species, देखो वही आ गया ना, बस नाम नहीं दिया NCERT ने पर लिखा है। कुछ स्पीशीज में क्या होगा कि जो डिप्लॉयड एग सेल है वो बिना रिडक्शन डिवीजन के डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। अब तुम बताना, डिप्लॉयड एग सेल था यानी मेगास्पोर मदर सेल। अब डिप्लॉयड एग सेल में रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ यानी मियोसिस नहीं हुआ तो प्लॉयडी 2n ही है। अब 2n चेंज हो गया इनटू एम्ब्रियो तो कौन सी होगी एपोमिक्सिस? कौन सा होगा? रिकरेंट या नॉन रिकरेंट? रिकरेंट। कौन सा होगा? रिकरेंट। तो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन गया फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल। ठीक है। More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells surrounding the embryo sac. अच्छा, ये जो हमने देखा रिकरेंट वाला, रिकरेंट में भी ये कौन सा? डिप्लोस्पोरी या एपोस्पोरी? डिप्लॉयड एग सेल चेंज हुआ है ना, अगर एग सेल एम्ब्रियो में चेंज हुआ है तो ये डिप्लोस्पोरी। क्या है ये? डिप्लोस्पोरी। और जैसा कि सिट्रस और मैंगो में होता है कि न्यूसेलस के जो सेल हैं वो चेंज हो गए इनटू एम्ब्रियो तो वो होगा एपोस्पोरी। वो होगा एपोस्पोरी। क्या कह रहे हैं कि न्यूसेलर सेल जिन्होंने एम्ब्रियो सैक को सराउंड किया था अगर वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। ठीक है। इन सच स्पीशीज, अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया? सिट्रस और मैंगो में क्या देखा था हमने? सिट्रस और मैंगो में होगा एपोस्पोरी। सिट्रस और मैंगो में हमने देखी थी पॉली एम्ब्रियोनिक, है ना? क्या देखी थी? पॉली एम्ब्रियोनिक। देखो क्या बोला गया है कि मैनी सिट्रस एंड मैंगो वैरायटीज इनके अंदर जो न्यूसेलर सेल है जिसने सराउंड कर रखा है एम्ब्रियो सेल को, अब उन न्यूसेलर सेल्स में डिवीजन शुरू हो गया और अब वो प्रोट्रूड कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं? एम्ब्रियो सैक में। और अब ये न्यूसेलस के सेल्स ने ही बना दिया एम्ब्रियो सैक। क्या बना दिया? एम्ब्रियो सैक बना दिया। नहीं, एम्ब्रियो बना दिया। हाँ, एम्ब्रियो बना दिया, सॉरी। है ये एपोस्पोरी। क्या है? एपोस्पोरी है। In such species, each ovule contain many embryos. अब यहाँ पे क्या होगा? हर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे। Occurrence of more than one embryo in a seed. अगर एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हैं तो कंडीशन होगी polyembryonic. Take out some seeds of orange and squeeze them. ठीक है, ऑरेंज के सीड्स लो, उनको स्क्वीज करो। Observe the many embryos of different sizes and shape from each seed. तो ऑरेंज क्या है? सिट्रस ही तो है ना, तो उसमें जब एक सीड को तोड़ोगे ना तो उस एक सीड के अंदर के मिलेंगे बहुत सारे एम्ब्रियो। ठीक है, उस एक सीड में ही मिलेंगे बहुत सारे एम्ब्रियो। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है? फॉल्स? ट्रू। अगर एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हैं तो एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी होगी ट्रू। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज? अब कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स? मतलब क्लोन है ना, वो एग्जैक्ट कॉपी है। यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है तो वो क्लोन्स है ना। और जेनेटिकली भी वो क्या होंगे? बिल्कुल सेम, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मेकअप होता है बिल्कुल सेम। जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है इसीलिए तो वेरिएशन नहीं आता उनमें, है ना। तो इनका जेनेटिक मेकअप होगा बिल्कुल सेम और इनको हम बोलेंगे क्लोन्स। अब हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज मिल रही हैं हमें मार्केट में। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जब हम हाइब्रिड्स बना रहे हैं इससे प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा
बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड, प्रॉब्लम क्या है कि जो हाइब्रिड सीड है वो हमें हर साल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगली जनरेशन में वो कैरेक्टर्स नहीं जा पाते। हर साल हमें नए सीड बनाने पड़ते हैं और इनका प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव expensive. If the seeds collected from hybrids are sown, the plant in the progeny will segregate. ये characters हमने तो एक किए थे, पर आगे जाके ये अलग अलग हो जाते हैं। And do not remain hybrid characters. आगे जाके ये hybrid नहीं रहते, ठीक है। Production of hybrid seed is costly and hence the cost of hybrid seed become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomictics, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. तो यहाँ पे यूज आया कौन से सीड्स का? एपोमिक्टिक सीड्स का। कौन से सीड्स का? एपोमिक्टिक सीड्स का यूज आया। That the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and he doesn't have to buy hybrid seeds every year. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। तुम्हें पूछेगा क्वेश्चन में, ये पूछेगा कि हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इनमें से कौन सी प्रोसेस यूज हो रही है? एपोमिक्सिस हो रही है या 3-4 और दे देगा, तो कौन सी प्रोसेस यूज होती है? एपोमिक्सिस। ठीक है, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लैबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटीज। अब देखो, हमें ये तो नहीं पता चला ना कि ऐसा क्या है इन एपोमिक्टिक सीड में कि आगे ट्रांसफर हो रहा है, ये अभी हमें पता नहीं चला। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला सिर्फ कि हाइब्रिड सीड्स अगर हमें बनाने हैं तो कौन से सीड यूज करेंगे? एपोमिक्टिक सीड। कौन सा सीड यूज करेंगे? एपोमिक्टिक सीड्स। हाँ, लेकिन ये लिखा है ना कि अभी तो रिसर्च चल रही है ताकि एपोमिक्टिक सीड में कन्वर्ट हो सके। ये कह रहा है कि एपोमिक्टिक सीड्स का हमें पता नहीं कि आगे वो क्यों नहीं होते कैरेक्टर्स सेग्रीगेट, वो नहीं पता। ये तुक्का लग गया कि वो नहीं हो रहे, हाँ, नहीं हो क्यों रहे? क्यों नहीं रहे, उस पर रिसर्च चल रहा है। वो बता देते हैं एक बार। देखो, जो हम ये देखते हैं ना कि हमारे पास था पोलन ग्रेन। क्या था? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन में हमारे बन रहे थे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब होता क्या है कि जैसे ये मान लो यहाँ पे स्टिग्मा था, स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन आया और यहाँ हम बात कर रहे हैं 60% एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? 60% एंजियोस्पर्म की। तो ये पोलन ग्रेन अंदर जाएगा थ्रू पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन अंदर जाएगा थ्रू पोलन ट्यूब। तो इन 60% में क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन जब यहाँ अंदर जाएगा ना, तो यहाँ जाके ये बनाएगा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। यहाँ जाके ये बनाएगा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये तो होगा किसमें? 60% एंजियोस्पर्म में। पर जो बचे हुए 40% है उनमें क्या होगा कि पोलन ग्रेन अभी यहाँ आया ही नहीं है। पोलन ग्रेन अभी मेल पार्ट में ही प्रेजेंट है और पोलन ग्रेन के अंदर बन गया वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल ने बना दिए दो नॉन मोटाइल गैमेट्स। उसने बना दिए दो नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखी है ये बात कि 40% में तो क्या होता है कि पहले से ही कंडीशन 3 सेल्ड होती है, पर 60% वालों में क्या होगा कि यहाँ पे आके बनते हैं दो, पोलन ट्यूब में आने के बाद बनेंगे 2 सेल। ठीक है, 2 गैमेट्स बनेंगे। नहीं रुको, मेन चीज तो रहेगी इस चैप्टर की, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ सीड्स का स्ट्रक्चर दिया है भाई और लेबलिंग पूछता ही है यहाँ से। ये जो दिखाए गए हैं ये दोनों क्या हैं? क्या है ये? और यहाँ पे जो ओपनिंग दिखाई है वो क्या है? मतलब एंड दिखाया है। कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलेट है। ये क्या है दोनों? कोटिलेडोन। ये है माइक्रोपाइलेट। अब बात करते हैं यहाँ पे सीड की। देखो, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो होगा सीड कोट। सीड कोट कौन सी लेयर बनाती है? इंटेगुमेंट। कौन सी बनाती है? इंटेगुमेंट। उसके बाद ये जो सारा खाना भरा हुआ ये है एंडोस्पर्म और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये है कोटिलेडोन। अंदर वाला पार्ट है कोटिलेडोन। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या दिखाई गई है? रूट टिप। ये है रूट टिप। ऊपर प्रेजेंट है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये वाला स्ट्रक्चर तो उसमें भी देखा था ना एनाटॉमी में, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है क्या? हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। यहाँ पे भी है ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। हाइपोकोटाइल ही आगे जाके बनाते हैं। अब ये देखो, ये भी सीड दिखाया गया है। सीड में ये क्या है? यहाँ पे एंडोस्पर्म है। बाहर वाली लेयर होगी सीड कोट। ये क्या दिखाया गया है? कोटिलेडोन। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है।
हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस और ऊपर प्रेजेंट होगा सुपरफिशियल मेरिस्टेम और नीचे है तो ये रूट टिप हो गया। ठीक है, ये कौन सा सीड दिखाया गया? मोनोकोट सीड। ये तो पढ़ा हुआ है ना तुमने। मोनोकोट सीड में बाहर वाली लेयर क्या है? पेरिकार्प। किसकी लेयर होती है? फ्रूट की। नहीं हाँ, फ्रूट की। फ्रूट की। फ्रूट की आउटर लेयर को बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, हाँ, मैंने सुना रूट की तब कर रही नहीं, हूँ। फ्रूट ही कहा अब ये वाला जो पार्ट है ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। उसके बाद यहाँ पे हम कोटिलेडॉन को क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। कोटिलेडॉन को बोलते हैं स्क्यूटेलम। प्लम्यूल इज कवर्ड बाय Oleotrichum। एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय Oleotrichum। यहाँ ये डायग्राम आता है ज्यादातर। देखो ये क्या दिखाया गया? फॉल्स फ्रूट। क्या है ये? False। फॉल्स फ्रूट। अब इसके अंदर देखो जो खाते हैं हम पार्ट वो तो किससे बना है? Thalamus। क्योंकि जो एप्पल है, एप्पल ओवरी से नहीं बनता, एप्पल किससे बनता है? Thalamus। थैलेमस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो थैलेमस हो गया। ये क्या दिखाया गया है? Seed। अब इसके लिए लिंक पूछते देखो इसमें क्या होगा तुम बताओ। पहले मीजोकार्प आएगा या एंडोकार्प? मीजो। पहले आएगा मीजोकार्प। क्या आएगा? मीजोकार्प। फ्रूट में हम यही पढ़ते हैं ना, बाहर वाली लेयर पेरिकार्प, पेरिकार्प, फिर मीजोकार्प और फिर एंडोकार्प। एंडोकार्प। तो देखो क्या दिखाया गया पहले, मीजो या एंडो? बाहर इनकी साइड ये तो थैलेमस हो गया है ना। फिर ये है मीजो। मीजोकार्प। मीजो के बाद है एंडोकार्प। एंडोकार्प। और ये क्या दिखाए गए हैं? सीड। ठीक है, मीजो और एंडो पूछता है। अब यहाँ पे पूछता है इसमें देखो ये भी फॉल्स फ्रूट है। किस एग्जांपल किसका है? स्ट्रॉबेरी का। तो स्ट्रॉबेरी में भी हमें फ्रूट कैसा मिलता है? False। फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी में भी फ्रूट कौन बनाता है? Thalamus। थैलेमस। कौन बनाता है फ्रूट? Thalamus। थैलेमस। ठीक है, और ये जो दिखाए गए ना यहाँ पे ये है इसके छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो क्या है? Achene। वो क्या होते हैं? Achene। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी में भी फ्रूट किससे बनता है? पर जो स्ट्रॉबेरी के बाहर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होते हैं उसके सीड्स तो बेसिकली। हाँ, लगे हाँ, होते हैं। बाहर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होते हैं उसके सीड्स। सीड का बात ही नहीं की गई ना इसमें। तो फिर ये सीड बाहर फ्रूट दिखाया गया है ये। वो तो ठीक है। हाँ। थैलेमस के अंदर ये दिखाया गया जो पल्प हम खाते हैं वो किससे बना है? थैलेमस से बना है। बस इतना बताया गया इसमें। सीड का तो कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, है ना। सीड का कुछ नहीं बताया गया। तो जो पल्प है इसका जो हम खाते हैं वो किससे बना है? Thalamus। थैलेमस से। वो ओवरी से नहीं बना। ठीक है, और ये वाला पार्ट है ये थैलेमस ध्यान रखना है इसमें। एग्जांपल किसका है ये? स्ट्रॉबेरी। बस। फॉल्स